नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे AHC ARO 2021 पेड ग्रुप के लिए जो जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शनल टेस्ट नंबर 9 था उसके वीडियो सोल्यूशन को। इसी वीडियो में एक से लेकर आखिर तक जितने भी क्वेश्चन हैं सबके सोल्यूशन एक साथ दिए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है परसेंटेज से। प्याज का रेट पिछले महीने 70 रुपये किलो था और इस महीने 120 हो गया, परसेंटेज इंक्रीज़ बताइए। तो 50 का इंक्रीमेंट हुआ 70 पे, 5/7 यानी 71 पॉइंट समथिंग। डी यहाँ से सही है। दूसरा भी परसेंटेज से है। दो टाइप के फल हैं हमारे पास, एक है ताज़े और दूसरे हैं सूखे। ये हो गया फ्रेश और ये हो गया ड्राई। अब चाहे फ्रेश फ्रूट की हम बात करें या फिर बात करें ड्राई फ्रूट की, दोनों में दो ही चीज़ें होती हैं, पल्प और वाटर। ठीक, अब अगर फ्रेश फ्रूट की बात करें तो 72% पानी है, यानी बाकी का 28% पल्प हो गया। और उसी तरीके से ड्राई फ्रूट की अगर हम बात करें तो 30% पानी है, बाकी का 70% हो गया पल्प। अब हमको ये बताना है कि अगर आपके पास 50 किलो ताज़े फल हैं तो उससे कितने किलो सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। सवाल सुनने में ज़रूर अजीब लग सकता है, लेकिन यहाँ पर आप लॉजिक समझिए। देखिए, किसी भी फ्रूट की अगर आप बात करें फ्रेश या ड्राई, पानी ही हमेशा एवोपरेट होकर ऊपर जाता है। जो भी पल्प इसमें है वही पल्प इसमें होगा। तो फ्रेश फ्रूट में पल्प कितना है 28%, तो 50 का 28% यानी 14। यही किसके बराबर होगा, यही ड्राई के केस में 70%। तो अगर ड्राई आपके पास x है तो इसका 70%, x की वैल्यू आ गई 20। इतने किलो आपको ड्राई फ्रूट मिल जाएंगे इस फ्रेश फ्रूट से, 20 किलो, बी ऑप्शन। 3 नंबर अगर हम बात करें तो आपके पास कोई स्क्वायर है जिसकी भुजा यानी उसकी साइड x है। इसको 25% से बढ़ा दिया जाए। 25% से बढ़ाने का मतलब 125% करना है। 125/100 यानी 5/4। तो x हो चुका है 5/4 ऑफ x। तो आपको एरिया कंपेयर करना है। पहले एरिया साइड का स्क्वायर x² मिल रहा था, अब की बार मिलेगा 25/16 ऑफ x²। आपको ये बताना है कि नया एरिया पुराने एरिया से कितना ज़्यादा है। इन दोनों का डिफरेंस आप ले लेंगे, 25/16 x² माइनस x²। 25 में 16 गया, 9x²/16, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। किसी रामू की बात हो रही है, वो 30% का डिस्काउंट देता है MRP पे। ऑब्वियस सी बात है, डिस्काउंट हमेशा MRP पे मिलता है, लेकिन ये जो MRP है ये कैसे पता चलेगा, कॉस्ट प्राइस को 40% ऊपर रखने से। तो ये कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो इसमें 40% बढ़ाने पर MRP मिल जाता है जो कि 140 हो जाता है। इसी MRP का 30% डिस्काउंट देना है, तो 10% हुआ 14, 3 मतलब 14 3 42, 140 में से 42 गया तो 98, इतने ही रुपए पे बेचा है। आपको इसमें ये बताना है कि मार्क्ड प्राइस कितना है। अगर 80 रुपये का लॉस हुआ है, हमारे हिसाब से लॉस कितना हुआ है, 100 की चीज़ 98 में बिकी है, 2 का लॉस हुआ है। तो 2 ना हो के 80 यानी 1 ना हो के 40। जो भी आपसे पूछा है उसका 40 गुना चाहिए। आपसे पूछा है MRP 140 का 40 गुना हो गया 5600, सी। 5 नंबर अगर आप बात करें 2√40 का रैशनलाइजिंग फैक्टर हमें चाहिए। इसे आप लिख सकते हैं 4 10 यानी 2 × 2 4√10। इसको √10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये रैशनल बनेगा। √10 आपके ऑप्शन में है नहीं, √10 यहाँ से सही है। नेक्स्ट बात करेंगे 6 नंबर की। किसी ट्रेडर की बात हो रही है जो कि किसी आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचता है। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100% है तो इसमें 20% हमने बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस हो गया 120%। अगर उसने उसी आर्टिकल को 60% कम में ख़रीदा होता तो 100% में से 60% गया तो 40% बचा। इतने ही कम में अगर ख़रीदा होता और साथ में उसने 90 रुपये कम में बेचा होता, यानी 120% माइनस 90, तो उसको 50% का प्रॉफिट हो जाता। 50% का प्रॉफिट मतलब 150% हो जाता। तो 150% मतलब 150/100, 3/2। तो कॉस्ट प्राइस में अगर हम 3/2 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये सेलिंग प्राइस बन जाता है और ये भी सेलिंग प्राइस है। तो दोनों आपस में इक्वेट हो जाएंगे। 23 × 60, 120 माइनस 60 यानी 60। तो 60% बराबर है 90 के। आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस जो कि शुरू में 100% था, ये कितना होगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकलेगी 90 × 100/60, 32 × 33 × 50 × 150, ए ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे 7 नंबर की। यहाँ पर सेब के प्राइस में 33.33% का इंक्रीमेंट है, यानी एक सेब पहले जितने का भी बिकता था 33.33% ऊपर बिकेगा। और ऐसे में 16 रुपये के बदले में 4 सेब कम खरीद पा रहा है कोई पर्टिकुलर कस्टमर, यानी कि वो पहले भी 16 रुपये दे रहा था, अभी भी 16 रुपये दे रहा है, लेकिन पहले जितने सेब खरीदता था अभी उससे 4 कम सेब खरीद पा रहा है।
तो इसमें बताइए शुरू में वो एप्पल कितने रुपए में बिक रहा था, मतलब कितने पैसे में, जैसे 1 रुपये में 100 पैसे है तो उस तरीके से आंसर देना है। तो ये देखिए 33.33%, इसका मतलब हुआ 1/3। यानी कि अगर पहले 3 रुपये प्राइस था एक एप्पल का, तो अभी हो चुका है 1 बढ़ के 4x, 3x था 4x हो चुका है। 16 रुपये पहले भी खर्च हो रहे थे, 16 रुपये अब भी खर्च हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ सेब कितने हो जाएंगे फर्स्ट केस में, टोटल अमाउंट डिवाइड बाई प्राइस ऑफ 1 एप्पल। दूसरे केस में यही चीज़ हो जाएगी 16/4x। दोनों के बीच में अंतर 4 एप्पल का है, क्योंकि 4 सेब ही कम खरीद रहे थे। 16 चौके 64x, 16 3 48x, डिफरेंस हुआ 16x, 3 चौक 12 x स्क्वायर 4, x की वैल्यू आ चुकी है 1/3, तो 3x हो जाएगा 3 × 1/3 यानी कि 1। 1 रुपये का मिल रहा है यानी 100 पैसे का। ए ऑप्शन यहाँ से सही है, क्योंकि पहले 3x ही प्राइस था। उसके बाद 8 नंबर अगर हम बात करें तो 3 क्लास हैं, उसमें जितने भी स्टूडेंट हैं उनका रेशियो दिया हुआ है 2:3:4। ठीक, तो 2x, 3x और 4x स्टूडेंट हैं तीनों ही जगह पर अलग अलग। तो जब तीनों क्लास में 12 स्टूडेंट बढ़ जाते हैं तो ये 2x + 12 हो जाता है, 3x + 12 हो जाता है, 4x + 12 हो जाता है। तो ऐसे में रेशियो हो जाता है 8/11/14। यानी इनको कंबाइन करें, चाहे इनको चाहे इनको, रिजल्ट हमको सेम मिलना है, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। यानी कि 2x + 12 डिवाइड बाई 3x + 12 बटे में 8/11, ये चीज़ हो जाएगी। 11 दूनी 22x, 8 तियाँ 24x, डिफरेंस हुआ 2x। 132 और 96 के बीच का डिफरेंस हुआ 36, x की वैल्यू आ चुकी है 18। तो तीनों क्लास में मिला के कितने स्टूडेंट थे शुरू में आपसे ये पूछा हुआ है, 3 4 7 2 9, 9x, 9 × 18 ये हो चुका है 162 ए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, 0.4 और 0.9 के बीच का मीन प्रोपोर्शनल आपको बताना है। तो ये ए जो कि 0.4 है, ये सी ये 0.9 है। मीन प्रोपोर्शन हमेशा बी मिसिंग होता है। ये अगर x हो गया तो b² = AC वाली थ्योरम हम जानते हैं, यानी x² = 0.4 × 0.9 यानी 0.36। ये x² है तो x कितना है 0.6 a। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, इनकम टैक्स को अगर आप 19% से बढ़ा दें तो इनकम टैक्स का 19%, 1/19, ये किसके बराबर होगा। इनकम टैक्स बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो आप घर पे लेके जाते हैं वो कम हो जाती है ना, यानी जितना इफेक्ट आपको इनकम टैक्स के बढ़ने से मिला वही इफेक्ट आपको तब मिलेगा जब नेट इनकम 1/100 हो जाएगी, 1% से कम हो जाएगी। तो आई और NI का जो रेशियो है वो कितना हो चुका है, 19/100 होगा, सॉरी। इनकम टैक्स है 1, नेट इनकम है 19, यानी कि 1 रुपये टैक्स दिया तब 19 घर के लेके गए। इसका मतलब शुरू में आपको 20 मिली थी। ठीक, तो 20 मिली थी। रेट ऑफ इनकम टैक्स कैसे बताएं, 1 दिया है आपने 20 पे, 1/20 मतलब 5%। 11 नंबर अगर हम बात करें तो ए और बी की मंथली इनकम का रेशियो है 4 और 3। ये ए है, ये बी है, ये इनकम है, इस तरीके से बनाते हैं। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये ए है, ये बी है, और ये सेविंग है जो कि होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम की बात करें तो रेशियो है 4/3, 4x 3x। एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3/2 यानी 3y और 2y। तो सेविंग कितनी है, ए की 4x - 3y और बी की कितनी है 3x - 2y। दोनों की सेविंग है 5000 पर महीने, यानी चाहे आप 4x - 3y बात करें 5000 या फिर 3x - 2y बात करें 5000, ये चीज़ बराबर है। हमें निकालना है मंथली इनकम ए और बी की, सम निकालना है यानी 7x। तो आपको क्या है, y नहीं चाहिए, तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। तो यहाँ 6 बनाने के लिए डबल करेंगे, यहाँ करेंगे ट्रिपल। तो 2 4 ज़ा 8x - 2 3 ज़ा 6y = 10,000, और ये 9x - 6y = 15,000। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें तो ये प्लस बन के कट जाएगा, तो -x हो जाएगा -5000, यानी x = 5000, 7x यानी 7 पंजे 35,000 सी। उसके बाद आगे बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की। किसी टाउन की पॉपुलेशन 4% से बढ़ रही है लेकिन आधे % से घट भी रही है, तो नेट में 4 - आधा यानी 3.5%। 3 साल के लिए आपको देखना है, तो 10.5 से ऊपर ही वैल्यू आएगी, क्योंकि एक बार 2 साल के लिए अगर आप देखेंगे तो 3.5 + 3.5 + 3.5 × 3.5/100 ऐसे देखेंगे तो 10 के ऊपर तो यही मिल गया, उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ जाएगा 10.8। ऐसे अंदाजे से भी क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें 13 नंबर, तो 500 मीटर की रोड को 20 सेकंड में कोई क्रॉस कर रहा है, तो डिस्टेंस बटे स्पीड
इनफैक्ट डिस्टेंस बटे टाइम हो गया स्पीड 25 मीटर पर सेकंड, 18/5 कर देंगे आप किलोमीटर पर आवर में जानने के लिए, 90 किलोमीटर पर आवर सी। बात करें अगर 14 नंबर की, तो ए और बी के बारे में बात हो रही है जो कि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं एक्स और वाई से, यानी ए चला है एक्स से और वाई जा रहा है, बी चला है वाई से वो एक्स जा रहा है। ठीक सेम टाइम पर उसी दिन ऐसा हुआ है। दोनों की स्पीड की बात करें तो बी की जितनी भी स्पीड है ए की उससे 20% ज़्यादा है, तो अगर इसकी स्पीड 100 मान लें तो इसकी 120 हो जाती है। 25 जा 26 जा, तो 6/5 स्पीड का रेशियो हो चुका है ए और बी के बीच में। तो रास्ते में मिलने के बाद ए और बी पी और 7.5 घंटे का समय लेते हैं। ए कितने का समय लेता है पी घंटे का, बी 7.5 घंटे का। तो वी ए स्क्वायर बाई वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी बाई टी ए। ये चीज़, ये थ्योरम पता होनी चाहिए। कहाँ से पता चलेगी? जो पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं उन लोग को मालूम होगा, एप्टीट्यूड की डॉक फाइल में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नाम से चैप्टर इसका गिवन है। तो 6 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर, बी ने लिया है 7.5 और ए ने लिया है पी, तो 36/25 इज इक्वल टू 7.5 बाई पी। तो पी हो जाएगा 25 इंटू 7.5 बाई 36, तो ये आ जाएगा 3 सही 3/5। ये इसका करेक्ट आंसर है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। 15 नंबर अगर हम बात करें तो ये जो हमारा सवाल है वो मिक्सचर से है। किसी मिक्सचर की बात हो रही है जिसमें 2 चीज़ें शामिल हैं, एक गेहूँ है और दूसरा जौ है। अब इस 12 कुंटल का जो मिक्सचर है इसमें 80% बात करें तो वीट है और बाकी का 20% हमारा जौ है। तो 12 का 80% हो गया 9.6, ठीक, 1.2 इंटू 8 9.6, ठीक, और बाकी का 2.4 हो गया जौ। ये चीज़ हो गई अभी तक। अब इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि कितना इसमें हम गेहूँ मिला दें ताकि गेहूँ का परसेंट 85 हो जाए। अभी तक 80 है, आपको चाहिए 85। तो गेहूँ आपके पास कितनी है 9.6, उसमें हम x मिला दें, जौ को उतना का उतना ही रखना है 2.4। रिजल्ट क्या चाहिए? ये जो गेहूँ है दिस शुड बी 85% और ये बाकी का 15% हो जाए। 5 3 जा 5 17 जा। एक इक्वेशन है, एक अननोन है, तुरंत सॉल्व हो जाएगी। 9.6 प्लस x डिवाइड बाई 2.4 इज इक्वल टू 17/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 96 इंटू 3, 19.2 प्लस 3x इज इक्वल टू 17, जो है दूनी 34 हो गया और 0.68, तो ये 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 7 पॉइंट समथिंग को जब 3 से काटेंगे तो 2.4 समथिंग लास्ट में आंसर हमारा बच जाएगा। 15 का हो जाएगा डी। 16 नंबर है, टाइम एंड वर्क से 30 आदमी 30 दिन में काम कर सकते हैं। तो टोटल वर्क हो जाएगा मैन इंटू डेज, यानी 30 इंटू 30, ये 900 यूनिट का टोटल काम है। अब काम होने का एक फिक्स तरीका है। वो तरीका क्या है कि सब ने 30 के 30 आदमियों ने साथ में काम चालू किया, लेकिन हर 10 दिन के अंत में 5-5 लोग करके काम छोड़ते चले गए। तो शुरुआत के 10 दिन में क्या हुआ होगा? 30 लोगों ने काम किया होगा, 30 इंटू 10। उसके बाद अगले 10 दिन में क्या हुआ होगा? 5 कम लोग बचे होंगे, 30 थे 25 बचे होंगे। अगले 10 दिन में क्या हुआ होगा? 25 थे, 5 और गए तो ये 20 बच गए। उसके बाद क्या हुआ होगा? 15 बचे होंगे, 20 पहले थे, इंटू 10। उसके बाद क्या हुआ होगा? 10 इंटू 10। अगर हम 10 यहाँ से कॉमन ले लें तो 30 25 20 और 15, 25 15 40, 30 70 20 90 इंटू 10 हो गया 900, बस काम ख़त्म। तो अंदर हमारे पास कितने दिन हैं? 4 बार 10-10 करके दिन हैं, तो 40 दिन हो गए। इतने दिन में काम हो चुका है। इसके बाद 17 नंबर में किसी कार की बात हो रही है। 600 किलोमीटर का डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना है। स्पीड इसकी एकदम फिक्स है। 50 की स्पीड अगर ज़्यादा हो जाएगी पहले से तो 2 घंटे कम लग जाएंगे। तो शुरू में अगर स्पीड x थी तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी 600/x। बाद में वही स्पीड 50 ऊपर हो गई तो टाइम कितना बचा? x प्लस 50। दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे निकालें? बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। बड़ी वैल्यू कौन सी है? 600/x, क्योंकि आप देखिए 600 को अगर हम समथिंग से डिवाइड करेंगे या फिर समथिंग प्लस 50 से डिवाइड करेंगे तो छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो बड़ा रिजल्ट मिलेगा। तो ये बड़ी है, ये छोटी, तो दिस माइनस दिस। उसके बाद ये टाइम का डिफरेंस है 2। आप जाएंगे ऑप्शन पे। अगर 75 को ऑप्शन में हम रखें तो 600/75, ये तो खैर कट जाएगा, लेकिन 600/75 प्लस 50 125 नहीं कटेगा और फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, जबकि यहाँ पे हमें इंटीजर चाहिए 2। इसके बाद 125 देखेंगे तो फिर से वही कहानी, 125 में फिर मामला फंसेगा। ये दोनों ऑप्शन गए। अगर हम 100 रखें तो 600/100 माइनस 600/150,
6 - 4 यानी कि 2, और उतना ही दिया है। तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की शुरू में स्पीड थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कनक के पास जितने भी रुपए हैं वो उससे 30 पेन या 50 पेंसिल खरीद सकती है। तो मान लीजिए 30 और 50 का एलसीएम 150 रुपये इसके पास हैं। जहाँ तक पेन की बात है तो 150 रुपये में आते हैं 30, तो एक आएगा 150/30 यानी 5 रुपये में। पेंसिल की जहाँ तक बात है तो 150 रुपये में 50 आती हैं, तो एक आएगी 3 रुपये में। 80% रुपये ये खर्चा कर देती है। 15 8 120, 120 रुपये ये खर्चा कर देगी और 10 पेन खरीद लेगी। 5 दाम 50। अब इसके पास बाकी रह जाएंगे 120 - 50 70 रुपये। अब इन 70 रुपये से ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पेंसिल खरीद पाएगी, ये हमारा सवाल है। तो एक पेंसिल आ रही है 3 रुपये की, 70 रुपये हैं, तो मैक्सिमम 23 खरीद लेगी। 69 रुपये में 1 रुपये किसी काम नहीं आएगा, तो मैक्सिमम 23 पेंसिल डी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 19 नंबर की। किसी क्लास में 2 टाइप के लोग हैं, एक है बॉयज़ और दूसरे हैं गर्ल्स। ठीक, गर्ल्स जितनी भी हैं बॉयज़ उससे 16 ज़्यादा हैं, x+16। तो आपको इसमें बताना है कि बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स का रेशियो है x+16/x किसके बराबर रखें। ये तो दिया ही नहीं है, डेटा इनसफिशेंट है। अगर हम बात करें 20 नंबर की तो 2 पाइप की बात हो रही है। एक लेता है 20 मिनट अकेले टंकी भरने में, दूसरा लेता है 30 मिनट, जबकि एक तीसरा पाइप है सी, वो 15 मिनट में टंकी को खाली कर देता है। तो टोटल टंकी कितने लीटर की है ये हम क्या माने, 20, 30 और 15 का एलसीएम जो कि होता है 60। जहाँ तक एक ही बात है तो 20 मिनट में ये 60 लीटर भर रहा है, तो 1 मिनट में 60/20 3 लीटर। जहाँ तक बी की बात करें तो 30 मिनट में 60 लीटर भर रहा है, तो 1 मिनट में 60/30 यानी कि 2 लीटर। सी की बात करें तो 15 मिनट में वो खाली कर रहा है 60 लीटर, तो 1 मिनट में 4 लीटर। माइनस इस वजह से लगाया क्योंकि टंकी खाली हो रही है। ए बी सी को सीक्वेंशली ओपन करना है, यानी कि पहले ए फिर बी फिर सी, इस तरीके से यहाँ पर होगा। तो पहले ए 3 लीटर भर के जाएगा, फिर बी फिर 2 लीटर भर के जाएगा, फिर जो है 4 लीटर अपना वो खाली कर देगा। तो नेट 1 मिनट में 1 लीटर टंकी भर जाएगी। ठीक, टंकी है कितने लीटर की, 60 लीटर की, तो 1 मिनट में 1 लीटर। तो 57 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 57 मिनट में 57 लीटर। अब 58वें मिनट में कौन आएगा, ए आएगा जो 3 लीटर भर के जाएगा। तो 57 और 1 58 मिनट लग चुके हैं। बी गलती से 60 मत मार्क कर दीजिएगा क्योंकि तीनों एक साथ नहीं सीक्वेंशली आ रहे हैं। बात करें 21 नंबर की तो ये है स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट से। स्टेटमेंट आपके सामने है कि सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए क्या। तो तर्क आपके सामने है कि जी हाँ, इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। निर्यात का मतलब है अपने देश में दाल बना के दूसरे देश में भेजना। तो अगर हम दूसरे देश में ना भेज के अपने देश में दालों को कंज्यूम करेंगे तो यहाँ पर कम कीमत में लोगों को दाल मिलने लगेगी, इसलिए इनका लॉजिक सही है, ये होना चाहिए। और दूसरा है, ऐसा निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो निर्यात उद्योग में नौकरी समाप्त हो जाएगी। तो निर्यात उद्योग की बात हो ही नहीं रही है, दालों के निर्यात की बात हो रही है, तो ये टॉपिक के बाहर का है, इस वजह से ये हो जाएगा गलत। नेट में आंसर क्या होगा, सिर्फ पहला सही है दूसरा गलत। ओनली 1 इज स्ट्रॉन्ग, ए। इसमें ये हमें बताना है कि कौन सा डायग्राम फिट बैठेगा राइटर, टीचर और मैन के बीच में। तो कुछ राइटर टीचर हो भी सकते हैं नहीं भी, और कुछ मैन टीचर हो भी सकते हैं नहीं भी, राइटर हो भी सकते हैं नहीं भी। तो इस तरीके का कुछ बनेगा, बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद अगर आप बात करें 23 नंबर की तो इस वाले में स्टेटमेंट और अजम्पशन के ऊपर सवाल है। स्टेटमेंट आपके सामने है कि शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन के बाद में रोगी की स्थिति में सुधार होना चाहिए। तो अगर किसी ने ये बोला है तो क्या सोच के बोला है, यही चीज़ हमें चेक करना होगा अजम्पशन में। तो रोगी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसकी शल्य चिकित्सा की जा सकती है, तो ये सही बात है, तभी वो बोल रहा है कि ऑपरेशन के बाद ही सुधार होगा, इसलिए ये सही हुआ। और दूसरा है कि रोगी की स्थिति को देखते हुए उसकी शल्य चिकित्सा नहीं की जा सकती है। तो जब की जा सकती है सही है, तो नहीं की जा सकती है ऑटोमेटिकली हो जाएगा गलत। इस वजह से सिर्फ पहला सही है दूसरा गलत। ओनली 1 इज इम्प्लिसिट, ए ऑप्शन। 6 घंटियाँ हैं, एक बजती है हर एक 2 सेकंड में, दूसरी 4, तीसरी 6, ऐसे करते करते छठे नंबर की घंटी हर 12 सेकंड में बजती है। तो 30 मिनट में सभी घंटियाँ एक बार में एक साथ कितनी बार बजेगी ये देखना होगा। तो ये जो नंबर है इनका एलसीएम हमें लेना होगा। 12, 10, 8, 6, 4, 2 जो कि 120 आ रहा है। 120 सेकंड यानी 2 मिनट में ये सभी घंटियाँ एक साथ बजती हैं। तो 30 मिनट में ये 15 बार बजेंगी, और जो पहली बार बजेंगी उसके बाद ही ये सब होगा। तो 15 और 1 16 बार यहाँ से सही हो गया। बात करेंगे 25 नंबर की। इसमें ए की बात हो रही है जो 15 दिन में किसी काम को कर सकता है, और बी की सहायता से ए यानी ए प्लस बी दोनों 20/3 दिन में काम को ख़त्म कर सकते हैं। तो 15 और 20/3 का एलसीएम हो गया 60। जहाँ तक ए की बात है तो 15 दिन में 60 यूनिट वो अकेले कर लेगा, तो एक दिन में 60/15 4 यूनिट। उसी तरीके से अगर हम बात करें ए प्लस बी दोनों की, तो 20/3 दिन में इतना काम हो जाएगा। तो 60/20/3 यानी 3 तिरिक 9,
ए प्लस बी एक दिन में 9 यूनिट करेंगे, तो बी कितना करेगा 9 माइनस 4 यानी 5। बी अकेले ये काम कितने दिन में कर पाएगा ये हमें बताना है, तो 60 यूनिट का काम है, एक दिन में वो निपटा रहा है 5 यूनिट, तो 60/5 12 दिन लग जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखें 26 नंबर, x प्लस वाई 5 है, तो कैसे है हिट एंड ट्रायल, x 3 रख दिया, y 2 रख दिया, 2 3 2 5 हो गया। इस चीज़ की वैल्यू बतानी है, 3 माइनस 2 यानी 1 का क्यूब 1 हुआ, फिर उसके बाद 2 माइनस 3 माइनस 1 का क्यूब हुआ, -1 1 माइनस 1 0, डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे 27 नंबर की, इनमें से राइट एंगल ट्राइंगल की साइड कौन सी नहीं है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिपलेट सेटिस्फाई होती है, 3 4 5, ये तो है ही है। बाकी आप चेक कर लीजिए, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2, ये भी सही है। 1 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, 1 और 3 हुआ 4, √ओवर हुआ 2, ये भी सही है। तो बस ये बच गया, आप वेरीफाई कर लीजिए। √3 का स्क्वायर 3 हुआ, √4 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 और 4 √ओवर 7 हुआ, ना कि √ओवर 5, इसी वजह से डी सही हुआ। बात करेंगे 28 नंबर की, कौन कौन से साइन और कौन कौन से नंबर आप आपस में बदल दें ताकि आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाए, ये चीज़ चेक करनी है। तो 12 और 6 बदलना है, 18 और 36 वैसे ही रखना है ऑप्शन ए के हिसाब से। 6 और 12 की जगह पे 12 और 6, 7 विल बी एज इट इज़। डिवाइड बाई और इंटू को बदलना है, तो डिवाइड बाई है तो इंटू होगा, इंटू है तो डिवाइड बाई होगा। माइनस और प्लस वैसे के वैसे ही रहेंगे। 18 3 54, 54 में 6 गया 48, 7 55 और उतना ही दिया है, इसका मतलब ए ऑप्शन यहाँ से एकदम सही है। बात करें 29 नंबर की, तो इस वाली सीरीज़ में इसमें कौन कौन से 3 अल्फ़ाबेट आएंगे ये चीज़ हमें डिस्कस करनी है। तो अगर आप यहाँ पे बात करें, ये B2H8 W23 F6, इसे हम 29 भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर ये 32 होगा। और वैसे भी अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, तो BDF 2 2 का गैप है, इन सब में 2 2 का गैप जहाँ नहीं है उसको काटते हुए आप चलेंगे, सिंपल सा इतना काम करना है। O15 ये 17 ये 20, 2 2 का गैप लगातार नहीं मिला। N हुआ 14 ये 16 ये 19, 2 2 का गैप नहीं मिला। O हुआ 15 ये 17 ये 6, दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट A सही हो गया। N14 P16 R18, लगातार 2 2 का गैप आपको मिल रहा। नेक्स्ट बात करें 30 नंबर की, तो एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला क्या कहती है, वह महिला मेरे पति के पिता यानी मेरी ससुर की पत्नी यानी मेरी सास का इकलौता पुत्र मेरा पति है। ऑब्वियस सी बात है, तो वह पुरुष उस महिला से क्या संबंध रखता है, वो उसका पति है, ए हस्बैंड। उसके बाद 31 नंबर अगर हम बात करें आगे, तो स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का सवाल है। स्टेटमेंट हमारे सामने है कि क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, तो जी हाँ, इससे सड़क दुर्घटनाएं और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी। तो सिर्फ शराब की वजह से सड़क दुर्घटनाएं और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं नहीं होती हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, तो ये गलत नहीं। ये निर्णय शराब उद्योग में नौकरियों को ख़त्म कर देगा। तो शराब उद्योग की बात नहीं हो रही है, शराब उत्पादन की बात हो रही है, तो ये भी गलत, ना तो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है ना ही सेकंड। बात करें 32 नंबर की, तो हमारे सामने वर्ड है पेंट्री, TRY। अगर हम इसको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लगा दें, यानी इन सबों में A पहले आता है, तो A इधर आ गया, उसके बाद इन सबों में देखें N, फिर P, फिर R, फिर T, फिर Y, तो कितने लेटर हैं जिनकी पोजीशन सेम है, एक तो Y सेम जगह पे लगे हुए हैं, बाकी सब इंटरचेंज है, यहाँ P यहाँ A यहाँ A यहाँ N वगैरह वगैरह। तो सिर्फ एक लेटर ऐसा मिला जिसकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, C ऑप्शन। इसके बाद 33 नंबर अगर हम बात करें आगे, कौन सा फिगर है जो बाकियों से अलग है, तो इसमें अगर आप देखें सर्कल का सेक्टर बन रहा, इसमें भी बन रहा, इसमें भी बन रहा, लेकिन इसमें सर्कल को नहीं काटा जा रहा है। इन सब में आप देखें सर्कल को काटा जा रहा है, जबकि इसमें सर्कल काट रहा है। ए ऑप्शन यहाँ से सही होना चाहिए। बात करेंगे 34 नंबर की, टाइम एंड वर्क का आसान सा सवाल है। 40 मेन 60 विमेन या फिर 80 बच्चे 80 चिल्ड्रन, C फॉर चिल्ड्रन 6 महीने में किसी काम को कर सकते हैं, तो सबको 6 महीने लग रहे हैं। 6 से 6 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 2 2 3 2 4 2m इज इक्वल टू 3w इज इक्वल टू 4c इतना आ चुका है। m/w/c का रेशियो चाहिए होगा अगर आपको टोटल वर्क चाहिए, तो इसी वजह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। रूल आप जानते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपने देखा है कि वेरिएबल को ऊपर रखते हैं, नंबर को ले आते हैं नीचे, उसके बाद नीचे वाले नंबरों का जो LCM है, जैसे 2 3 4 के केस में 12, तो तीनों तरफ आप कर देंगे इंटू 12, 6 ज़ा 4 ज़ा 3 ज़ा, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा 40m इंटू 6 में या फिर 60w इंटू 6 में या फिर 80c इंटू 6 में से किसी भी एक में। हमारे केस में हम यूज़ करेंगे 40m इंटू 6, m की वैल्यू आप रख देंगे 6, क्योंकि रेशियो सिस्टम के हिसाब से वही चलेगी। 40 इंटू 6 ये टोटल काम है। अब ये जो टोटल काम है ये आपको नहीं चाहिए, आधे कार्य को कितने माह में पूरा करेंगे ये बताना है, तो इसका आधा
यानी कि 40 इंटू 6 इंटू 3, ये काम आपको करवाना है किससे? 10 पुरुष 10 महिलाएं 10 बच्चों से, यानी 10 कॉमन 6 + 4 + 3 m + w + c। तो ये हुआ 40 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 4 10 3 13 इंटू 10, ये हुआ 6 3 18 चौके 72/13, यानी कि 13 पंजे 65 7 72/13, सी ऑप्शन। 35 नंबर की अगर हम बात करें, एक मशीन K/5 किलोवाट बिजली कंज्यूम करती है टी आवर्स में, तो टी आवर्स में इतना, तो 1 घंटे में कितना? K/5 टी। तो ऐसी मशीन 10 घंटे में और 3 मशीन है, तो ये हो जाएगा 6K/T, यही आपसे पूछा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें 36 नंबर एवरेज का सवाल है। 5 नंबर का एवरेज 50 है, हर एक को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज कितना बना? तो जो भी चेंज हर एक में होता है एवरेज में भी नेट में वही चेंज होता है, तो हर एक में क्या हुआ? इंटू 2 बिकॉज मल्टीप्लाइड बाई 2, तो एवरेज में भी मल्टीप्लाइड बाई 2, 50 दूनी 100 हो जाएगा नया एवरेज। सीधे सीधे प्रॉपर्टी लगानी थी और कुछ नहीं। 37 नंबर में अगर हम बात करें तो ये रेशियो दिया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8A = 3B, तो A/B यहाँ से हो चुका है 3/8, A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 8 आप रख देंगे यहाँ पे, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। A + 3 3 3 6, B + 8 8 8 16, 2 3 2 8 3/8 A। नेक्स्ट बात करें 38 नंबर, प्रॉफिट एंड लॉस का आसान सा एक सवाल है, जिसमें बात की गई है कि 5% के लॉस पर एक टाइपराइटर बेचा जा रहा है, तो 100% पर इसे कॉस्ट प्राइस में खरीदा गया, जो कि शुरू में हमेशा 100% ही माना जाता है। 5% लॉस का मतलब हुआ 95% पर बेचा गया। अगर उसे 80 रुपये ऊपर बेचते, यानी 95% + 80 इतने पे बेचते और ख़रीदा उतने पे ही होता, क्योंकि उसके बारे में कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो 5% का प्रॉफिट हो गया होता। तो ये जो 100% कॉस्ट प्राइस है, इसको 5% से बढ़ाना है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 105/100 से 5% बढ़ाने का मतलब 105% करना, 21/20। इसको हमने 21/20 किया तो ये सेलिंग प्राइस हुआ, और ये तो सेलिंग प्राइस ही है, इसी वजह से दोनों चीज़ें बराबर। 25 यानी कि 21 पंजे 105% बराबर 95% + 80, यानी 10% की वैल्यू हुई 80। तो आपसे पूछा हुआ है कॉस्ट प्राइस यानी 100%, 10 का 10 टाइम्स 80 का 10 टाइम्स 800। उसके बाद आगे देखिए आप 39 नंबर में ट्राइंगल का आसान सा सवाल, कुछ है ही नहीं ज़्यादा। 2A = 3B = 6, ये गिवन है। सिंप्लीफाई करने का वही तरीका, वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट नीचे, = C/6, तीनों तरफ मल्टीप्लाई, 2 3 6 के एलसीएम से, जो कि 6 ही होता है। 6 1 3 2 2 3 3:2:1, ये हुआ। तो 3 2 5 1 6, 6 हो गया सभी एंगल्स का सम, लेकिन ट्राइंगल के केस में हम जानते हैं कि 180 होता है, यानी इंटू 30, तो जो भी आपको चाहिए उसका 30 गुना चाहिए। एंगल भी आपसे पूछा है, इसका 30 गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 का 30 गुना 60 होगा, सी। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी आइटम के बारे में बात हो रही है जिसका कोई फिक्स्ड मार्केट प्राइस यानी MRP है, और वो किसके बराबर है? जितना भी उसका कॉस्ट प्राइस है, मान लेते हैं 100, इससे 25% ऊपर आंका गया है, तो MRP कितना हो चुका है? 100 से 25 ऊपर 125, इस बात का मतलब ये है। और उसी MRP पर 8% का डिस्काउंट यहाँ पर 8% का लॉस हुआ है उसको, ठीक। 8% के लॉस होने का मतलब ये है कि 100 रुपये की चीज़ जो है 92 में बिक रही है, और ये 92 में कब बिकी? जब X% का डिस्काउंट MRP पे दे दिया, तो 125 की चीज़ 92 में बिक रही है, इसका मतलब ये है 25 8 33, इतना डिस्काउंट दिया है MRP पर, इंटू 100, 25 4 फिर 5 92/5, 30 चौके 120, 132/5, 26.4, सी। नेक्स्ट देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक सवाल। आपके पास 4 नंबर हैं, 10 16 22 32, इसमें इन सबों में आपने x ऐड कर दिया गया अलग अलग, तो x + 10, x + 16, x + 22 और x + 32, ये हो चुका है मामला। अब ये परिणामी संख्याएं समानुपाती हो चुकी हैं, मतलब जो रेशियो इन दोनों के बीच में है वही इन दोनों के बीच में है। x + 10/x + 16 बराबर x + 22/x + 32, x + 10 × x + 32, x + 16 × x + 22, ये हो चुका है। x² + 32 10 42, x + 320, और ये कितना हुआ? x² + 16x और 22x 38x + 22 × 16 यानी 32 × 11 352, ये गया 4x = 32, x = हुआ 8। अब आपको मेन प्रोपोर्शन चाहिए इन दोनों के बीच का, x को 8 रख देंगे तो ये 9 हुआ, और ये 3 9 27 और 128, x² बराबर बीच का अगर हम फिर से x मान ले तो ये वो x नहीं है, ये अलग है, 28 × 9। इसमें एक चीज़ का करेक्शन है, ये 25 होगा, 3 8 24 1 25, तो x² बराबर 25 × 9, तो x बराबर हो गया 5 × 3 15, सी ऑप्शन यहाँ से सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए,
42 नंबर। 7 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो इतना था, तो ये 7 साल पहले की बात है। ए और बी 4x 5x, अगर हम अभी यानी ज़ीरो लेवल पर बात करें तो 7 साल आगे करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। एंड 7 ईयर्स फ्रॉम टुडे, एक और बार 7 जोड़ना पड़ेगा, 4x प्लस 7 7 14, उसी तरीके से 5x प्लस 7 7 14, तब रेशियो 5/6 हो जाएगा। यानी कि 4x प्लस 14 डिवाइड बाई 5x प्लस 14 इज इक्वल टू 5/6। 24x प्लस 84 इज इक्वल टू 25x प्लस 70, x बराबर हो गया 14। तो 5 साल बाद इनकी जो एज है उसका रेशियो क्या होगा? तो अभी कितनी है? 4, 14 चौके 56 7 63, 5 साल बाद 68। ऐसे ही इसकी देखिए 14 पंजे 70, 7 जोड़ा तो 77, 68/77। सॉरी 5 और भी तो जोड़ेंगे, ये तो अभी की है 82, 34/41, ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे 43 नंबर की। 42 स्टूडेंट है किसी क्लास के अंदर और एवरेज स्कोर उन सबों का 69 है, और 42 जो स्टूडेंट हैं उसमें 2 लोग हैं बॉयज़ और गर्ल्स। रेशियो 10/11 का है बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स का, तो टोटल 21 होना चाहिए, लेकिन टोटल तो 42 है, यानी जस्ट डबल। तो इधर और इधर डबल कर देंगे तो 20 और 22, 20 लड़के हैं 22 लड़कियां हैं। अभी तक का हिसाब ये है। अब एवरेज मार्क्स की बात आती है। तो एवरेज मार्क्स की अगर आप बात करेंगे तो ये हैं बॉयज़ और ये हैं गर्ल्स। जितने भी एवरेज मार्क्स गर्ल्स के थे उससे 20% ऊपर 120, 5 6, तो ये 6x और ये 5x हो गया। ठीक, तो बॉयज़ हैं आपके पास 6x और एवरेज यानी हर एक बॉय का है 20, तो 6x इंटू 20 प्लस गर्ल्स की संख्या है 5x और हर एक लड़की का है 22, तो 5x इंटू 22, और उधर एवरेज आपका 69 है, तो सम कितना होगा? 69 इंटू 42। तो इधर से अगर आप देखें 115x इज इक्वल टू 1449 सॉल्व करने पर, तो x इज इक्वल टू 12.6 हुआ। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ पूछा है तो 12.6 इंटू 6 यानी कि ये 75 के ऊपर आ रहा है, 75.6, ए ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे 44 नंबर की। 3 लोगों की बात हो रही है, ए बी और सी। ए जो है वो बी से 40% ऊपर है तो ये 100 है, तो ये 140 है, और बी जो है वो सी से 60% कम है। ऐसा करते हैं, इसको अलग तरीके से लिखते हैं, ए बी और सी। ये सी अगर 100 है तो उससे 60% कम बी है, मतलब 40। ए इज़ 40% मोर देन बी, 40% ज़्यादा, तो 10% हुआ इसका 4 मतलब 4 4 16, तो 40 16 56 हो गया। ये इसका हिसाब है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी जो है वो 60% ऊपर है क्या बी से? तो 60/40, 6/4 2/3, 66 पॉइंट समथिंग, ये गलत है। ए इज़ 54% लेस देन सी, तो 100 सी है, ए 56 है, तो 54 ही तो कम हुआ ना। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बात करें 45 नंबर की, तो ए जो है 1/3 काम 5 दिन में, तो 5 तियाँ 15 दिन में पूरा काम कर लेगा। बी 2/5 10 दिन में, तो 2/5 10 दिन में, तो पूरा काम 25 दिन में कर लेगा। सी 75% यानी 3/4 काम 15 दिन में, तो पूरा काम 20 दिन में कर लेगा। और 6 दिनों तक इन सबों ने काम किया, तो बी इस पूरे काम को अकेले कितने दिन में कर पाएगा? तो देखिए इसको, टोटल वर्क हम क्या माने? 15 20 25 का एलसीएम, जो कि आना चाहिए ऐसे, देखिए 3 5 5 स्क्वायर 5 इंटू 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3, 4 तिहाई 12, 25 इंटू 12 यानी 50 इंटू 6 300, ये एलसीएम हो गया। ए जो है वो 15 दिन में 300, तो एक दिन में 20 यूनिट करेगा। बी 25 दिन में 300, तो एक दिन में 12 यूनिट करेगा। और सी 20 दिन में 300, तो एक दिन में करेगा 15 यूनिट्स। और तीनों एक साथ एक दिन में कितना काम करेंगे? 20 15 35 12 47, 6 दिन काम हुआ। 47 इंटू 6, 300 माइनस 18 288, तो 12 काम बच गया, 288 तो हो गया। अब ये बी को करना है। बी जो है 12 यूनिट करता है एक दिन में, और 12 यूनिट ही करवाना है, तो एक दिन में ये कर लेगा। इस चीज़ की वैल्यू बतानी है, तो 2√72, इसे 36 इंटू 2 लिख सकते हैं, 6 माइनस √17 माइनस 12√2, ये हुआ। तो इसे आप क्या लिख पाएंगे आगे? 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर, बिकॉज 9 8 17, ये 9, ये 8 को 2√2 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2√2, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। 6 माइनस √3 माइनस 2√2, यानी 6 माइनस 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2, 3 होता है 2 प्लस 1 यानी √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2, यानी √2 प्लस 1 का स्क्वायर, √2 प्लस 1
2.4 बिकॉज रूट 2 होता है 1.4। डी, किसी निश्चित संख्या के 1/8 का यानी x के 1/8 के 75% यानी 3/4, 66, 2/3, 2/3, ये है आपका 179। तो इसमें अगर आप देखें तो x हो चुका है 179 इंटू 16, ठीक। इसके 3/4 का 33 1/2%, 179 इंटू 12 ये हुआ 33.5%। वैसे यहाँ पर करेक्शन है 33 1/3% है यानी 1/3, 179 का 4 टाइम्स हुआ 716। 48 नंबर की अगर हम बात करें तो 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है मार्केट प्राइस के ऊपर। मान लिया मार्केट प्राइस हमारा 100 है, 10 का डिस्काउंट देने का मतलब हुआ ये 90 रुपये में बिकेगा आगे जाके। तो प्रॉफिट 25% होता है यानी कि 125% बराबर हो गया 90 के। तो कॉस्ट प्राइस जो कि शुरू में 100% होता है हमेशा, ये कितना हो जाएगा 19 टू 100 बाई 125, 5 ज़ा 4 ज़ा 18 ज़ा 18 चौके 72, ये हो गया। अगर वो 25% का डिस्काउंट दे दें MRP पर, यानी कि 25 का डिस्काउंट देने के बाद इसको 75 में बेचे, तब प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी होगा वो कितना होगा। 72 की चीज़ अभी भी 75 पे बिकेगी। 3/72, 1/24 इंटू 100, 4 6 ज़ा 4, 25 ज़ा 25/6, 4 6 1/6% प्रॉफिट। बी। नेक्स्ट बात करें 49 नंबर की, जो कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से संबंधित है। नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में, जहाँ पे स्पीड x माइनस वाई होती है। x का मतलब है स्टिल वाटर में स्पीड और y का मतलब है वाटर जिस गति से जा रहा है उसकी स्पीड। ये विपरीत दिशा का केस है क्योंकि सपोर्ट नहीं करता पानी आपको आगे जाने के लिए। ये स्पीड है, डिस्टेंस इतना है 3 चौक 12, 3 15/4, ये दूरी बराबर 4 इंटू समय, 1 दूनी 2 1, 3/2, 5 ज़ा ये 2 ज़ा, तो x माइनस वाई हुआ 5/2। इक्वेशन नंबर 1, धारा के प्रवाह की दिशा में जहाँ पे नेट स्पीड होती है x प्लस वाई, 13 किलोमीटर जाना है, दैट मीन्स डिस्टेंस बराबर x प्लस वाई इंटू 2। तो यहाँ से x प्लस वाई हो गया 13/2, दोनों को ऐड करेंगे ये कटेगा 2x इक्वल टू 13 5 18/2 यानी 9। तो x की वैल्यू हो गई 4.5 और ये 2 हो जाएगी बिकॉज दोनों मिला के 13/2 यानी 6.5 है। y हो गया 2, ये चीज़ हो गई। अब उसको स्थिर जल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय चाहिए। तो 90 है, ये 4.5 है, तो 20 घंटे का समय लग गया। ये अगला सवाल जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस पेपर का, 3 लोगों की बात हो रही है, A, B और C की। तो A जो है वो B से दुगनी तेज़ी से काम करता है, तो इसका मतलब एक दिन में B जितना भी काम करेगा A उससे डबल करेगा, और वही B C से दुगना तेज़ी से काम करता है। तो C अगर 1 यूनिट कर रहा तो B उससे डबल 2 यूनिट करेगा, और B अगर 2 कर रहा है तो A उससे डबल करेगा, 4 यूनिट करेगा। तो ये एक एक दिन में कौन कितनी कितनी यूनिट निपटाएगा उस चीज़ की जानकारी है। A, B और C 4, 2 और 1 यूनिट काम करेंगे एक दिन के अंदर, ठीक। और D की मदद से ये 4 दिन में काम कर लेंगे, मतलब A, B, C, D जितने भी लोग हैं सब जुट जाएंगे तो 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक की इन्फो ये है, लेकिन D के बारे में पता नहीं है कि वो कितने यूनिट निपटाता है, इसीलिए आगे की जानकारी देखेंगे। D जो है वो पूरे काम को 16 दिन में कर लेगा, यानी कि 100% काम को ये कितनी दिन में करेगा, 16 दिन में। और A जो है वो 4 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से काम कर रहा है, और उसी के बारे में पूछा है कि वो टोटल काम के 75% को कितने दिन में कर लेगा, ये चीज़ जाननी है। तो ये जो 75% ऑफ टोटल वर्क है ये होगा कितना, ये हमको जानना रहेगा। तो 4, 2 और 1 ये कितने दिन में पूरे काम को कर लेंगे ये देखना होगा। तो हम लोग को जैसा कि पहले दिया था कि D की मदद से 4 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन D तो 16 दिन ले रहा है, तो अगर 4 दिन में काम होता तो कितने % काम हो चुका होता, 25% काम हो चुका होता। अगर D 4 दिन काम करता तो वो 16 दिन किया है तो 100% हुआ, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब ये तीनों 4, 2, 6, 1, 7 अगर 4 दिन काम करेंगे तो बाकी ये 75% काम हो जाएगा कि नहीं, यही हो जाएगा। अब इसी 75% काम को A को करना है जो कि एक दिन में 4 कर रहा है, तो 7 दिन में कर लेगा इसको।